हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज अपना टॉपिक है गॉस की प्रमेय। जी हाँ, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के बाद डियर स्टूडेंट्स हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपको बताएंगे। और गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। शायद ही ऐसा होता है कभी कि गॉस के प्रमेय या फिर इसके अनुप्रयोगों में से कोई एक डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में ना आए। और स्टूडेंट्स इस बात की गारंटी है कि गॉस की प्रमेय आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, गॉस की जो प्रमेय है उसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जी हाँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या फिर किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जी हाँ, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रकट करते हैं। उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरे हुए, घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जी हाँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध अर्थात घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 या एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, ये है गॉस की प्रमेय। डियर स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय में जो शब्दावली है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वो अक्सर विद्यार्थियों की समझ से परे होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको एक एक शब्द का सही सही अर्थ बताते हुए चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए इस चित्र को। जब हम इसका प्रूफ करते हैं, गॉस की प्रमेय का जब हम प्रूफ करेंगे फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, तब के लिए ये सिचुएशन है। तो ये इस तरीके से हमने चित्र बनाया है। इसमें ये देखिए लिखा है गोलीय पृष्ठ। ये जो रेड कलर का है ये गोलीय पृष्ठ है, यानी कि गोला है, जस्ट लाइक ये गोलीय पृष्ठ है। जी हाँ, गोलीय पृष्ठ। गोले और वृत्त में अंतर होता है डियर स्टूडेंट्स। गोले का हम क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, जबकि जो वृत्त होता है उसमें आयतन नहीं होता है, उसका हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं, केवल उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि रिंग, कोई छल्ला, अंगूठी, चूड़ी, ये सब क्या हैं? वृत्त हैं। फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, वॉलीबॉल, ये सब गोले हैं, गोल है। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का है ये गोलीय पृष्ठ है और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है S। जो संपूर्ण सरफेस एरिया है वो है S। अब जरा देखिए, इस गोलीय पृष्ठ का सेंट्रल O, केंद्र O है और केंद्र पर जो आवेश है वो है Q। केंद्र पर Q आवेश स्थित है। आप भली प्रकार से जानते होंगे स्टूडेंट्स, यदि कहीं पर आवेश स्थित होता है, जी हाँ, यदि कहीं पर आवेश स्थित हो तो आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है,
जो परिभाषा है उस पर थोड़ा गौर फरमा लीजिए कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, ये इस गोलीय पृष्ठ के अंदर जो ये गोला रखा है उसके सेंट्रल ओ पर आवेश रखा है Q। जब आवेश Q रखा है तो Q आवेश के चारों ओर इसका डियर स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं से। ये काल्पनिक होती हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं से और किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हों उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब एक बात देखिए, हमको ज्ञात क्या करना है, फाई ई। फाई का मतलब वैद्युत फ्लक्स, फाई ई वैद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। फिर एक बात समझिए, ये केंद्र O है, केंद्र O पर ये गोले का केंद्र है, ये गोला है, वृत्त जैसा दिखाई देता है लेकिन हमने इसीलिए लिख दिया है ये गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, S। इसका सेंट्रल है O और सेंट्रल पर आवेश कितना है, Q। आवेश Q है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करते हैं काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं से। जब वैद्युत बल रेखाएं इसके चारों ओर होंगी तो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी भी, इधर इधर चारों तरफ गुजरेंगी। जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को बोलेंगे इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जी हाँ, गॉस की प्रमेय भी यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे अर्थात बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब आप समझ गए वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़, हमको निकालना क्या है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये दोनों बातें एक ही हैं, इसमें कंफ्यूजन होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब जरा देखिए, हमको इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमने ये मान लिया कि इसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं, क्षेत्रफल अवयव हैं, अल्पांश हैं। जैसे ये देखिए, ये गोला है, इसमें एक क्षेत्रफल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये, इस तरीके से इनको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल अवयव। जैसे ये एक क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव है, ये बड़े हैं, इनसे छोटे भी किए जा सकते हैं, उनसे भी छोटे किए जा सकते हैं या इनसे बड़े भी किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किया क्या है कि इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसको हमने कई अल्पांशों में विभाजित हुआ मान लिया और उसमें से एक अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव या संपूर्ण क्षेत्रफल का एक खंड ये ले लिया और वो कितना है, ds, सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल अवयव, इसी को बोल सकते हैं क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव या सूक्ष्म क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल, ये सारी बातें एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया ds
और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, S। यहाँ कितना लिया, ds, ये छोटा सा। अब आप खुद सोचिए, जब केंद्र पर Q आवेश रखा है, केंद्र पर Q आवेश रखा है तो इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी गुजरेंगी सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से। जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरेंगी, उतनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, या फिर ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पता नहीं ये चित्र क्या है। गॉस की प्रमेय विद्यार्थियों को बहुत टफ लगती है, लेकिन वादा है हमारा, आज के बाद आपको गॉस की प्रमेय सबसे ज़्यादा सरल लगेगी। देखिए, यहाँ पर केंद्र O, आवेश Q, ये हमने डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ ये बनाई है। ये है E वेक्टर हमने लिखा है, और उसी पे हमने लिख दिया ds वेक्टर। जी हाँ, E वेक्टर, और उसी लाइन पर तीर E वेक्टर ऊपर की तरफ, ds वेक्टर भी ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये जरा समझ लीजिए। जी हाँ, E जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण, इस आवेश Q के कारण बिंदु P, जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लिया है, वो उस पर कोई बिंदु है P, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। जी हाँ, प्लस इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E, और जो कि केंद्र से बाहर की तरफ है, यानी कि O से P की तरफ है। दूसरी बात जरा समझ लीजिए, ये ds वेक्टर क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को यहीं पे होता है कि आखिर ये ds वेक्टर क्या है। ds तो आप समझ गए कि इस पर संपूर्ण जो गोलीय पृष्ठ था, संपूर्ण जो गोला था, उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। उस छोटे से क्षेत्रफल का, उस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है ds। जी हाँ, और ये है ds वेक्टर। अब देखिए, ds में और ds वेक्टर में अंतर क्या है। ये क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, और ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बहुत कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को, क्योंकि क्षेत्रफल आप देखिएगा न तो कभी अदिश राशियों के एग्जाम्पल में क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा किसी किताब में, ना ही सदिश राशियों के एग्जाम्पल में कभी क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि विद्यार्थी टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्षेत्रफल सदिश राशि है या फिर क्षेत्रफल अदिश राशि है। डियर स्टूडेंट्स, साधारणतया अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रखें तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती हैं। तो कोई अगर हम पृष्ठ रखें तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर निर्भर करती हैं, पृष्ठ की दिशा पर निर्भर करती हैं। जी हाँ, अगर हम पृष्ठ की स्थिति बदल दें तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में हम पृष्ठ की स्थिति को बदल दें तो भी उससे बद्ध चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में हम क्षेत्रफल को मानते हैं सदिश राशि। इसीलिए ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है ds, इसका क्षेत्रफल सदिश जो है बाहर की तरफ, वो है ds वेक्टर। जी हाँ, जो सूक्ष्म क्षेत्र, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर तथा इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। यानी कि ds वेक्टर जो है वो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश जो कि बाहर की तरफ है।
तो वैद्युत क्षेत्र E और ds वेक्टर दोनों ही बाहर की तरफ हैं। अभी इस चित्र में एक बात और रह गई है जो कि समझ में नहीं आई है अभी आपके, और वो है ये डी ओमेगा क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, डी ओमेगा है घनकोण, और किसकी वजह से घनकोण? इस अल्पांश क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल ds के कारण केंद्र O पर अंतरित घनकोण है डी ओमेगा। अब आप सोचेंगे कि ये होता कैसे है। आप ये मान लीजिए जैसे आप लोगों का जब बर्थडे मनाया जाता है तो कैप लगाई जाती है आपको, जोकर की जैसे टोपी होती है ना शंक्वाकार, तो वो जो टोपी होती है आप लोग पहनते होंगे, इस तरीके से होती है ऐसे। तो ये इसकी परिधि से केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो होता है घनकोण। जैसे ये वॉलीबॉल है, इसका हम ये कोई गोल अल्पांश ले लें ये, तो इसके सेंट्रल से इसकी परिधि को चारों तरफ मिलाने वाली रेखाएं खींचें तो इसमें एक कोण बन जाएगा कि नहीं? वही होता है घनकोण। और अगर इसको इतना बाहर निकाल लें तो जस्ट लाइक बर्थडे वाली टोपी या फिर जोकर की टोपी जैसा हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये तो ये लाइन यहाँ मिलाएं इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये अब जो ये है ना ये अंदर ये कहलाता है घनकोण। जी हाँ, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की वजह से केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? डी ओमेगा। अब मुझे लगता है इस चित्र के बारे में आप लगभग सभी बातें सीख गए। आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी बिंदु ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। हम एक बार पुनः बाद में बताएंगे, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया ये गोलीय पृष्ठ है और इसकी जो त्रिज्या है वो है r। तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। Q आवेश के कारण माइक उलझ रहा था, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखने से पहले थोड़ा आप लिखेंगे कि कोई गोलीय पृष्ठ है S, जिसका कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds है और जिसके बिंदु P की केंद्र O से दूरी r है। तब Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। ये ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा क्या होगी। ये देखिए E वेक्टर Q से P की तरफ, आगे लिख देंगे दिशा Q से P, Q से P, या फिर लिख देंगे बाहर की ओर। बाहर की ओर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस गोलीय पृष्ठ, सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ, सूक्ष्म क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल, कुछ भी कह लीजिए, अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। देखिए स्टूडेंट्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या फिर किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इन सब का मतलब ये है कि उस पृष्ठ से या उस तल से या उस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो लिख देंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए स्टूडेंट्स, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को तो हम मानेंगे फाई ई, और इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स को मानेंगे डेल्टा फाई। किससे? इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई की वैल्यू ये वाली रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ds। अब जरा देखिए cos फाई, यानी कि ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य का कोण। चूंकि ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों बाहर की तरफ हैं, दोनों समांतर हैं, दोनों एक ही रेखा पे हैं, अतः एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, एक ही दिशा में है। चलिए लिख देते हैं cos 0 डिग्री, और चूंकि cos 0 कितना होता है? 1, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ds अपॉन आर स्क्वायर, और cos 0 1 होता है। अब देखिए ये सिचुएशन, याद रखने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं, इनको आप समीकरण से प्रकट कर दीजिए। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए और इसको डाल दीजिए 1, तो थोड़ा सा इजी रहता है, आप स्टेप नहीं भूलेंगे। अब देखिएगा, चूंकि ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। जी हाँ, ये
अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए, यहां लिखे दे रहे अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण। जी हाँ, और ये कितना है d ओमेगा। तो स्टूडेंट्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं d ओमेगा। आप स्टेप न भूलें इस गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन में, इसलिए हम समीकरण इसमें दे रहे हैं, इसको दे रहे 3, 1 2 3। अब देखिएगा ये जो डेल्टा फाई है ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात थोड़ी सी समझने की है कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ में वॉलीबॉल आज बड़े काम आ रही है। मान लीजिए कि ये जो है ये इस तरीके से, इसमें हमने मान लिया 30 हैं और यस 30 ही होंगे लगभग, और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा है। तो संपूर्ण से बद्ध कितना होगा, हम सभी को जोड़ दें, यानी कि एक का निकाल लिया है, इसमें 30 का गुणा कर दें, सबका बराबर बराबर ही तो होगा। ठीक इसी तरीके से इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना आया डेल्टा फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। अब इस तरीके से मान लीजिए कि इसमें 50 हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो संपूर्ण से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसी को 50 बार जोड़ देंगे। अब बात समूचे की है, अब बात संपूर्ण की है, पूरे की है। ऐसी सिचुएशन के लिए जब हम एक अल्पांश का, एक सूक्ष्म खंड की कोई बात निकाल चुके हो और अब बात हमको संपूर्ण की करनी हो, समूचे की करनी हो, पूरे की करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स तब इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रल का मतलब ही यही होता है कि समूचा, संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट। एक अल्पांश से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इतना, जब हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालेंगे, तब इसका क्या करेंगे, संपूर्ण की बात आई तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो नीचे लिखते हैं संपूर्ण, अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, और ये लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह। जब हम इसमें बीच में इस तरीके से कर देते हैं तो ये हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, हालांकि हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर भी काम चला सकते हैं, कोई अंतर नहीं है।
डेल्टा फाई, यानी कि इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा ही माना था, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब जरा देखिए, फिर ये डी ओमेगा क्या चीज है? घन कोण, ठोसीय कोण, सूक्ष्म क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अवयव, डीएस के कारण केंद्र O पर अंतरित घन कोण। डियर स्टूडेंट्स, अब बात पूरे गोले की चल रही है, तो पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण होता है 4 पाई। तो चूंकि फोर पाई यहां लिख देंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इति सिद्धम। मतलब यही सिद्ध करना था। फिर एक बार समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि आखिर ये गॉस की प्रमेय है क्या। हमने आपको बताया कि विद्यार्थियों को गॉस की प्रमेय थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन आज के बाद आपको अब गॉस की प्रमेय कभी नहीं कठिन लगेगी। कारण ये है कि इसमें जो प्रयुक्त शब्दावली है वो थोड़ी सी ऐसी है जो जनरली प्रयुक्त नहीं होती है अपने सिलेबस में। तो डियर स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद गोलीय पृष्ठ से बद्ध, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या फिर किसी भी गोलीय पृष्ठ, बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे या उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके लिए हमने मान लिया कि ये कोई गोलीय पृष्ठ है, कोई गोला है जिसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है S, और जिससे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई। इस पर हमने एक कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया या क्षेत्रफल अवयव ले लिया, वो है ds, और उस पर कोई है बिंदु P। बिंदु P से गोले के केंद्र तक की केंद्र O की जो दूरी है वो है r, केंद्र पर जो आवेश है वो है Q। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र O पर अंतरित घनकोण है डी ओमेगा। Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसकी दिशा O से P की तरफ बाहर की ओर। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, वो ds वेक्टर, वो भी बाहर की तरफ होता ही है। तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता ही यही है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया पहले से ही। हमने
बेवजह इस थ्योरम में 3 समीकरण दिए हैं और उन तीनों समीकरणों को देने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप ये 3 स्टेप भूलें ना। उसके बाद इसकी हमने दिशा लिख दी, Q से, ये बिंदु P है, Q से P की तरफ बाहर की ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम डियर स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या बद्ध वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये सब बातें एक ही हैं। तो ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई संपूर्ण से कितना माना है, फाई ई। तो ये छोटे की बात चल रही है, एक अल्पांश की बात चल रही, तो इससे मान लिया क्या, डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये होता है ई ds कॉस थीटा। E की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से रख दी, 1/4πε0 Q/r², ds ज्यों का त्यों, और थीटा हमने कर दिया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि E और ds दोनों एक ही दिशा में हैं। cos 0 डिग्री, चूंकि cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो Q/4πε0 और ds/r² हमने अलग लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब जरा देखिए, ये ds/r² जो है ये होता है d ओमेगा, अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण यानी कि ठोसीय कोण, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण। तो इसकी जगह ds/r² की जगह हम क्या लिख देंगे, d ओमेगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू Q/4πε0 d ओमेगा, इक्वेशन नंबर 3। ये डियर स्टूडेंट्स वैद्युत फ्लक्स किसकी वजह से है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स। जब हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जितने अल्पांश हैं उन सभी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों को जोड़ा जाएगा। अब चूंकि उसमें कितने हैं, अनंत हैं, पता नहीं कितने हैं। तो जब संपूर्ण की बात चलती है, समूचे की बात चलती है, कंप्लीट की बात चलती है, तब लगता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समूचा, कंप्लीट, पूरा। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, हमने ये सरफेस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, डेल्टा फाई, और इसकी वैल्यू Q/4πε0 d ओमेगा, इसे हम Q/4πε0 और इंटीग्रेशन d ओमेगा, और इंटीग्रेशन d ओमेगा का मतलब होता है 4 पाई, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण, ये होगा 4 पाई। ये लिखा भी है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण फाई ई बराबर Q/4πε0, और इसकी जगह हमने लिख दिया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर Q/ε0। डियर स्टूडेंट्स, यही गॉस के प्रमेय है और मुझे उम्मीद है कि पूरी समझ में आई होगी। इसमें कोई हमने ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो कि आपको बगैर समझाए हुए हम आगे बढ़ गए हों। हम आगे इसके अनुप्रयोग भी बताएंगे, देखते रहिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू।